कैंसर की बीमारी के चलते जिया की मां की मौत हो गई और जिया उस टाइम 7 साल की थी और उसकी परवरिश करने के लिए उसके पापा को दूसरी शादी करनी पड़ी। पिताजी, ये आंटी कौन है और कितने लंबे और घने बाल हैं इनके? जिया, ये तुम्हारी दूसरी माँ है। अब तुम्हारा ध्यान रखने के लिए भी तो कोई चाहिए था ना इस घर में। मैं तो काम पर चला जाता हूँ, तुम्हारे पास भी तो घर में कोई होना चाहिए ना। इसीलिए आज से ये तुम्हारी नई माँ है जो घर में रहकर तुम्हारा ध्यान रखेंगी। जिया को थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन अपनी नई माँ के खूबसूरत बाल देख वो बड़ी खुश थी और उसने उसे अपना लिया। ऐसे कई साल बीत गए और जिया भी धीरे धीरे बड़ी हो गई। अब सूरज को उसकी शादी की चिंता सताने लगी और कुछ समय बाद जिया के लिए एक दीपक नाम के लड़के का रिश्ता आया और कुछ महीने बाद उसकी शादी दीपक से हो गई, जो कि बहुत अमीर और बड़े घर से था। और जिया शादी कर अपने ससुराल आ जाती है। अपनी पहली रसोई में जिया सबके लिए खाने में खीर पूरी और आलू की सब्जी बनाती है, लेकिन खाने में एक बाल निकल आता है जिसे देख सुधा बोलती है, छी छी छी, ये खाने में इतना बड़ा बाल कहाँ से आया? जिया ये देखकर घबरा जाती है और डरती डरती कहती है, बाल? पता नहीं माँ जी, मैंने तो सर ढककर खाना बनाया था, लेकिन ये न जाने कहाँ से आ गया। कोई नहीं, आगे से ध्यान देकर खाना बनाया करो। अगर रोज रोज खाने में ऐसे ही बाल डालती जाओगी तो सर पर क्या ही बचाओगी। वैसे भी ले देकर थोड़े बहुत बाल ही तो हैं। दरअसल जिया के बाल कुछ ज्यादा भारी नहीं थे, पर जिया को अपनी सास की बात का बुरा तो लगा, लेकिन वो इग्नोर करके हंसकर वहाँ से चली जाती है। अरे बहू, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? आज तुम्हारी पगफेरों की रस्म है। बस माँ जी, मैं रसोई का काम निपटाकर तैयारी होने जा रही हूँ। रसोई का काम निपटाकर थोड़ी देर बाद जिया और दीपक जिया के घर जाने के लिए अपनी गाड़ी से निकल जाते हैं और कुछ देर बाद वो दोनों उसके घर पहुंच जाते हैं, जहां जिया की सौतेली माँ यानी कि रेशमा उनका स्वागत करती है। अरे आ गए तुम लोग, मैं तुम दोनों का ही इंतजार कर रही थी। आओ ना, बैठो। कैसी है मेरी बेटी? मैं ठीक हूँ माँ। रेशमा भले ही जिया की सौतेली माँ थी, लेकिन वो जिया से बड़ा प्यार करती थी। रेशमा उनके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। फिर जिया की नजर अपनी सौतेली माँ रेशमा के गीले बालों पर जाती है। अरे मम्मी, आपके बाल इतने गीले क्यों हैं? अभी ना आकर आए क्या आप? हाँ, वो तुम लोग आने वाले थे ना, इसलिए घर के कामकाज में लगी हुई थी, तो अभी घर के काम निपटा कर नहा कर आई हूँ। अरे तुम लोग चाय नाश्ता लो ना। रेशमा के काले घने लंबे बाल सच में उसकी खूबसूरती को बढ़ा देते हैं। उसके खुले बाल देख तो दीपक रेशमा का दीवाना हो गया। वैसे माँ जी, सच में आपके बाल कितने सुंदर घने काले लंबे बाल हैं और साथ ही कितनी अच्छी खुशबू भी आ रही है आपके बालों से। देखो मम्मी, मुझे लगता है दीपक जी आपके बालों के फैन हो गए, जैसे हर कोई आपके बालों का फैन हो जाता है। पता है दीपक जी, पूरे शहर में किसी के इतने खूबसूरत बाल नहीं होंगे जितने मेरी माँ के हैं। ओफो जिया बेटी, अब बस भी करो मेरी तारीफ, और अब तुम दोनों नाश्ता कर लो, ठंडा हो रहा है। रेशमा अपनी तारीफ सुनकर खुश तो हो जाती है और दीपक भी उसकी ओर देखकर मुस्कुरा देता है। दरअसल दीपक को लंबे बाल बड़े पसंद थे। जब से उसने उसके बाल देखे तो वो उसके बालों का फैन ही हो गया। सच में आपके खूबसूरत बालों में जादू है ना, हर किसी को अपने बालों से दीवाना बनाने का। काश कि आपने जिया के भी बाल ऐसे किए होते। दीपक जब तक वहाँ रहा बस उसके लंबे बालों की तारीफ ही करता रहा। फिर शाम को वो दोनों जैसे तैसे घर ही आ गए। तुम दोनों? कैसा रहा दीपक बेटा ससुराल में तुम्हारा पहला दिन? माँ, दिन भी बहुत अच्छा रहा और खातिरदारी भी बहुत अच्छी हुई। माँ जानती हो जिया की माँ के बाल कितने सुंदर हैं। आज मैंने पहली बार इतने बड़े घने और लंबे बाल देखे। क्या कमाल के बाल हैं उनके। माँ जी, मैं क्या बताऊँ आपको, जब से मम्मी जी के बाल इन्होंने देखे हैं ना, ये तो जैसे पागल ही हो गए। हर वक्त बस मम्मी की तारीफ ही किए जा रहे हैं। हाँ बहू, अच्छे से जानती हूँ ये कर रहा होगा, क्योंकि इसको बचपन से ही लंबे और घने बाल बड़े पसंद थे। बचपन में सारा दिन मेरे सर पर कंघा लेकर चढ़ा रहता था ये। फिर क्या था, दीपक तो जैसे पागल सा ही हो गया। उसको उठते बैठते बस अपनी सास का ही ख्याल आता। वो हर वक्त उसके बारे में ही सोचता रहता। ऐसे कुछ दिन गुजरे। फिर एक दिन, अरे सुनो दीपक, आज के ऑफिस जाते समय तुम मुझे मम्मी के घर ड्रॉप कर दोगे? वो उनके साथ शॉपिंग पर जाना था। अरे हाँ, ये भी कोई पूछने की बात है जिया? तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं भी रेडी हो जाता हूँ। जिया ये बात सुनकर मन ही मन मुस्कुराने लगी कि कितना प्यार करता है दीपक उसे। दीपक जी सच में कितने अच्छे हैं। मेरे एक बार कहने पर ही वो मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो गए। लेकिन सच तो ये था कि दीपक खुद रेशमा की एक झलक पाने के लिए बेताब हुए जा रहा था। कुछ देर बाद वो दोनों रेशमा से मिलने उसके घर आ जाते हैं। मम्मी शायद छत पर होंगी। दीपक तुम बैठो, मैं माँ को देख कर आती हूँ। जिया अपनी माँ को देखने छत पर चली जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ दीपक पानी लेने किचन की ओर जा रहा था कि तभी बाथरूम से रेशमा बाहर आती है। वाह, क्या खुशबू है, मजा ही आ गया। इस उम्र में भी क्या कहर ढाती है ये तो। अरे दीपक, तुम कब आए? दीपक रेशमा के बालों की खुशबू में खो जाता है और जब रेशमा दीपक को जोर से आवाज लगाती है, फिर दीपक होश में आता है। दीपक, कहाँ खोए हुए थे तुम? कब से मैं पूछ रही हूँ, कब आए तुम लोग? जी वो माँ जी, वो बस अभी थोड़ी देर पहले आया था और जिया भी साथ ही आई है। वो अभी आपको ढूंढते हुए ऊपर ही गई है। अरे तो खड़े क्यों हो, बैठो ना, मैं पानी लाती हूँ तुम्हारे लिए। तभी दीपक से कंट्रोल नहीं होता, वो खुद पर काबू नहीं रख पाता और झट से अपनी सास को अपनी बाहों में भर लेता है। मुझे पानी नहीं, मुझे आप चाहिए। जब से तुमको देखा है तुम्हारा दीवाना हो गया। मुझे कुछ नजर नहीं आता तुम्हारे सिवा। मुझे अपना बना लो, बस अपना बना लो, और इनकार मत करना। मैं तुम्हारी लंबी लंबी घनी घनी जुल्फों में खोना चाहता हूँ। रेशमा का पति अक्सर काम से बाहर रहता था, साथ ही वो उससे उम्र में भी काफी बड़ा था और दीपक जवान और अमीर था, इसलिए धीरे धीरे रेशमा भी दीपक के प्यार और पैसों को देखकर लालच में आ जाती है। कुछ देर बाद, दीपक होश में आओ, कहीं जिया ना आ जाए, अभी बात को समझो, मुझे छोड़ो जल्दी। तभी सीढ़ियों पर किसी की आहट सुनकर दीपक जल्दी से रेशमा को छोड़ देता है। अरे मम्मी, कहाँ थे आप? मैं तो आपको ऊपर ढूंढने गई थी, मुझे लगा आप छत पर होंगी। मैं तो नहाने गई थी, गर्मी ज्यादा है ना इसलिए। क्यों दामाद जी, गर्मी ज्यादा है ना? ये सुनकर दीपक उसकी ओर देखकर मुस्कुरा देता है। अच्छा, वैसे क्या बात चल रही थी सास और दामाद के बीच? कहीं दोनों मिलकर मेरी चुगली तो नहीं
कर रहे थे ना? हाँ सही कहा तुमने जिया, तुम्हारी बुराई चल रही थी कि तुम मुझे कितना परेशान करती हो। हाँ जिया बेटा, क्यों परेशान करती हो दीपक को? अच्छा अब तुम दोनों बैठो, मैं मैंगो शेक बना कर लाती हूँ। ऐसे थोड़े दिन बीत गए। दीपक और रेशमा अब छुप छुप कर मिलते रहे और रेशमा दीपक से महंगे महंगे गिफ्ट हड़पती रही। कुछ समय निकल जाता है ऐसे। फिर रेशमा कुछ टाइम बाद जिया के ससुराल आ जाती है। मम्मी आप यहाँ? आपने बताया भी नहीं तो मैं ड्राइवर भेज देती आपको लेने के लिए। जिया बेटा, तुम्हारे पापा किसी काम से बाहर गए हैं, सोचा कुछ दिन तुम्हारे पास रहकर आ जाती हूँ। हाँ मम्मी, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। मुझे पता होता समधन जी आप आ रही हो तो आपके आने की खूब अच्छे से तैयारियां करती। और थोड़ी देर बाद सुधा रेशमा को उसका कमरा दिखा देती है। वो आधी रात को दीपक को मैसेज करके गार्डन में मिलने बुलाती है। कब से मैं यहाँ गार्डन में आपका इंतजार कर रहा था, अब मुझसे दूरी सही नहीं जाती। आपकी जुल्फों से खेलने की मेरी कितनी तमन्ना थी। अच्छा इतनी तड़प थी तो कमरे में आकर मिल लेते मुझसे। अब ये सब छोड़ो, दूर क्यों खड़ी हो? सारा टाइम ऐसे ही निकाल दोगी क्या? मेरे पास आओ। ऐसे धीरे धीरे दिन गुजरते गए और दोनों ऐसे ही मिलते रहे। फिर एक दिन जब रात को दीपक रेशमा को मैसेज करता है तो जिया की आंख खुल जाती है और वो उसको किसी को मैसेज करते देख लेती है। फिर दीपक का पीछा करती है तो देखती है कि दीपक रेशमा के बालों में गजरा लगा रहा होता है। तभी सामने से जिया आ जाती है, जिसे देख दोनों के होश उड़ जाते हैं। जिया को अचानक पेट में दर्द उठने लगता है। उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहाँ वो एक प्यारी सी गुड़िया को जन्म देती है। फिर उसके पास दीपक और सुधा आते हैं। जिया मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लंबे बाल देखकर मैं अट्रैक्ट हो गया था, थोड़ा बहक गया था, मुझे माफ कर दो। माँ जी इनको बोलिए चले जाए यहाँ से। ऐसा ना बोलो जिया, मुझे मेरी करने की सजा मिल गई है। तुम्हारी माँ सब कुछ लूट कर चली गई। घर से उन्होंने कोई गहने और कोई पैसा नहीं छोड़ा, सब लेकर चली गई। चली गई? लेकिन कहाँ? पता नहीं कहाँ, मुझे उससे मतलब नहीं है। अब मेरा तो सब कुछ तुम और मेरी बेटी हो। मुझे खुद से अलग मत करो जिया, नहीं चाहिए मुझे लंबे बाल वाली औरत। मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ। फिर जिया ने दीपक को माफ कर दिया और सब लोग खुशी खुशी रहने लगे। शारदा एक कोठी में काम करती थी। कोठी की मालकिन नंदिनी बहुत ही अकड़ू थी। उसे अपने पैसे पर बहुत घमंड था। नंदिनी अपने घर के किसी भी नौकर से कभी भी ढंग से बात नहीं करती थी। नंदिनी की बेटी स्वाति 5th क्लास में थी। उधर शारदा की बेटी शालू भी 5th क्लास में थी। कभी कभी शालू के स्कूल की छुट्टी होती थी तो वो शारदा के साथ काम पर आ जाती थी। शालू तू यहाँ बैठकर पढ़ाई कर, तब तक मैं मालकिन के घर के सारे काम निपटा लेती हूँ। ठीक है मम्मी। क्या हुआ शारदा, आज तू फिर शालू को अपने साथ ले आई? वो भाभी जी इसके पापा गाँव गए हुए हैं, घर पर बिल्कुल अकेली किसके पास छोड़ती, इसलिए साथ ले आई। ये तंग नहीं करेगी, वैसे भी इसकी परीक्षाएं शुरू हो गई हैं तो पढ़ाई कर रही है। पढ़ लिख कर कौन सा इसने कलेक्टर बनना है? तुम्हारे में तो वैसे भी 5वीं 6ठी पढ़कर शादी कर देते हैं। नहीं आंटी, मैं पढ़ लिख कर बहुत बड़ी इंजीनियर बनूंगी। मैंने मम्मी पापा को बोला है कि मुझे खूब पढ़ाई करनी है। बेटा तुम्हारी माँ गरीब है, वो तुम्हें इंजीनियर नहीं बना सकती। ये सब सपने देखना छोड़ दो। और वैसे भी तुम लोग इंग्लिश मीडियम में तो पढ़ते नहीं हो, मामूली छोटे से स्कूल में पढ़ते हो, वो भी हिंदी मीडियम, तो उसके बलबूते तो तुम इंजीनियर बन ही नहीं सकती। शारदा बच्चों को वही सपने दिखाया करो जिन्हें तुम पूरा कर सकते हो। बेकार में तुम शालू के दिमाग में बड़ी इंजीनियर बनने का सपना सजा रही हो, जबकि तुम जानती हो कि तुम एक गरीब माँ हो। शालू का मन उदास हो गया। जब वो शारदा के साथ घर जा रही थी तब उसने उससे पूछा, मम्मी गरीब क्या होता है? और आंटी हमें गरीब क्यों कहती हैं? क्या गरीब इंजीनियर नहीं बन सकते मम्मी? क्या मैं बेकार ही सोच रही हूँ कि मैं इंजीनियर बनूंगी? इतना मत सोच बेटा, अगर तेरी किस्मत में इंजीनियर बनना लिखा है तो तू जरूर बनेगी। पर इतना याद रखना शालू बेटा, किसी के भी कहने से अपने लक्ष्य को मत छोड़ना। अगर तुमने मन में ठान लिया है कि तुम इंजीनियर बनोगी तो तुम जरूर बनोगी। अच्छा चल, मैं तुझे हलवाई की दुकान से लड्डू खरीद कर देती हूँ। तुझे लड्डू अच्छे लगते हैं ना? ठीक है मम्मी, आप मुझे 1 नहीं 2 लड्डू लेकर देना। शारदा शालू को इस तरह से समझाती है कि उसके दिल में कोई बात न रह जाए और वो अपने जीवन के लक्ष्य पर ही नजर रखे। एक दिन शारदा जब काम पर पहुंची तो उसने देखा कि नंदिनी अपने मोबाइल फोन पर बातों में लगी हुई है। वहीं स्वाति अपने कमरे में मोबाइल पर गेम खेल रही है। तभी नंदिनी स्वाति को ड्राइंग रूम से आवाज लगाती है, स्वाति कितनी देर और गेम खेलोगी? चलो पढ़ लो, पता है ना तुम्हारे कल से एग्जाम शुरू हैं। मॉम बस थोड़ी देर और खेलने दो ना, अभी मैं बहुत बढ़िया गेम खेल रही हूँ। मैं पढ़ लूंगी मॉम, मुझे सब कुछ आता है। स्वाति बिटिया कमरे में झाड़ू लगा लूं? नहीं आंटी, अभी मैं गेम खेल रही हूँ, आज मेरी छुट्टी है स्कूल की, अभी आप रहने दो, थोड़ी देर बाद लगा लेना। स्वाति बिटिया बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, बच्चों का इतनी देर मोबाइल फोन चलाना अच्छी बात नहीं है। आपकी परीक्षाएं भी तो कल से शुरू होने वाली है, आपकी मम्मी बता रही है। शारदा भी स्वाति को बड़े होने के नाते समझाई रही थी कि अचानक नंदिनी ने आकर सारी बातें सुन ली। शारदा ये क्या तमीज है मेरी बेटी से बात करने की? तुम्हें यह हक किसने दिया? अपनी हद में रहो, तुम एक नौकरानी हो समझी। और मेरी बिटिया तुम्हारी बेटी की तरह नहीं है जो थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ले। इंग्लिश मीडियम में पढ़ती है मेरी बेटी और अच्छे नंबर से ही पास होगी। जाओ यहाँ से, और आज के बाद इस तरह से मेरी बेटी से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। भला मैंने तुम्हें काम पर रख लिया, तुम तो घर में घुसने की कोशिश कर रही हो। माफ करना नंदिनी भाभी, मैंने तो इसलिए बिटिया को बोला कि उनकी परीक्षाएं हैं तो पढ़ ले। ठीक है, मेरा दिमाग खराब मत करो, जाओ यहाँ से, बाहर की सफाई करो। और स्वाति मैं थोड़ी देर में मार्केट जा रही हूँ, तो मेरे पीछे से पढ़ाई कर लेना। नंदिनी की यही आदत थी कि वो अपनी बेटी स्वाति पर ध्यान नहीं देती थी और इससे स्वाति की पढ़ाई पर असर होने लगा। फिर एक दिन, मम्मी मैंने कहा तो मुझे नहीं पता था कि मेरा मैथ्स का एग्जाम है, मैं भूल गई मम्मी।
अब कैसे होगा, तुम्हारे पापा भी घर पर नहीं है, ट्यूशन में तुम ध्यान नहीं लगाती हो, इतने सारे कोर्स को 2 दिन में कैसे पूरा करोगी? मैं भी तुम्हें बिल्कुल नहीं पढ़ा पा रही हूँ, कितना ही पढ़ा लूंगी। सैटरडे संडे का ऑफ था, इसलिए शारदा के साथ शालू भी आई हुई थी। शालू के एग्जाम खत्म हो चुके थे। शालू नंदिनी के पास आई और बोली, आंटी अगर आप कहो तो मैं स्वाति की हेल्प कर सकती हूँ, मेरे एग्जाम खत्म हो चुके हैं, मैं स्वाति को मैथ्स पढ़ा दूंगी। तुम कैसे पढ़ाओगी शालू, तुम हिंदी मीडियम की लड़की हो, तुम्हारे स्कूल में उनके बड़े स्कूल के जैसी पढ़ाई नहीं होती है। आंटी मैथ्स के फॉर्मूले तो सब जगह एक ही होते हैं, हमारे स्कूल में भी स्वाति के स्कूल जैसी ही किताबें हैं, मेरा कोर्स स्वाति के साथ मिलता जुलता है, अगर आप कहो तो मैं स्वाति को पूरी मैथ्स करवा दूंगी। ठीक है, एक बार शुरू करो, मैं देखती हूँ कि तुम इसे कैसे समझाती हो। मॉम क्या कर रहे हो, शालू मुझे नहीं पढ़ा पाएगी, मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है, मैं क्या करूंगी कल एग्जाम में। एक बार पढ़कर देख लो, नहीं समझ आएगा तो करना फिर जैसे पेपर करने, मैं क्या करूं। शालू स्वाति को मैथ्स पढ़ाने लगती है। कुछ ही देर में नंदिनी देखती है कि स्वाति शालू से बहुत अच्छे से मैथ्स समझ रही है। ये देखकर वो हैरान रह जाती है। नंदिनी भाभी चिंता मत करो, शालू मैथ्स में बहुत अच्छी है, इस बार उसके पेपर बहुत अच्छे गए हैं, उसकी टीचर कह रही थी कि वो गणित में बहुत अच्छे नंबर लेकर आई है। हाँ मुझे दिख रहा है, स्वाति शालू से अच्छे से समझ पा रही है। शालू के पास 2 दिन का टाइम था, वो शनिवार और इतवार दोनों दिन स्वाति को खूब मेहनत करवाती है। शालू का दिमाग पढ़ाई में बहुत अच्छा था, उसके बताए गए तरीके से स्वाति मैथ्स को करती है। अगले दिन सोमवार को जब स्वाति पेपर देकर आती है तो वो बहुत खुश थी। मम्मी मेरा मैथ्स का पेपर बहुत अच्छा गया है, आपको पता है शालू ने मुझे एक एक चीज समझाई थी। मेरी ही सोच गलत थी, मैंने हमेशा शारदा को गरीब कहकर उसका कितना अपमान किया, पर आज देखो उसकी बेटी कितनी समझदारी से स्वाति को पढ़ा रही थी। मुझे शारदा से माफी मांगनी होगी। कुछ समय बाद स्वाति का रिजल्ट आ जाता है। स्वाति के मैथ्स में बहुत अच्छे नंबर आए थे। नंदिनी जानती थी कि स्वाति के अच्छे मार्क्स लाने में सबसे बड़ा हाथ शालू का है। शालू बेटा, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए उपहार है, तुमने स्वाति की बहुत मदद की, ये लो तुम्हारे लिए लैपटॉप, तुम्हें इसकी बहुत जरूरत होती है ना, और तुम्हें इंजीनियर भी बनना है, ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। शालू के चेहरे पर जो मुस्कान थी उसका कोई मोल नहीं था। नंदिनी जानती थी कि शालू ने जो स्वाति के लिए किया वो भी काबिले तारीफ था। नंदिनी पैसे वाली थी, वो एक गरीब माँ की बच्ची का भविष्य बनाने में मदद कर सकती थी, एक गरीब की बच्ची का सपना पूरा होने में थोड़ी सहायता कर सकती थी। उसकी इसी सोच ने उस दिन से उसके व्यवहार को बदल दिया। अब कभी भी स्वाति को पढ़ाई में कोई परेशानी होती तो नंदिनी शालू को बुला लेती। नंदिनी ने देखा कि व्यक्ति अमीर या गरीब कुछ नहीं होता, व्यक्ति का चरित्र मायने रखता है। अच्छी संगत में रहने से बच्चे अच्छी सीख ही लेते हैं। स्वाति को बार बार पढ़ने के लिए कहा जाता था, पर आज वो भी शालू के साथ रहने से